और हमने फेयर वैल्यू को भी अपडेट नहीं करना होता इक्विटी की, तो बस ये सिर्फ 3/4 होना है 99। तो एक्सपेंस में चला जाएगा 33 और 2020 में भी 33 ही चला जाएगा क्योंकि नंबर ही चेंज नहीं हो रहा। सीडी कह लें, सेटलमेंट कह लें 132। कहा हमने एक सीडी को दूसरा सीडी में बदलना है, यानी फिर से अब रिमेनिंग ऑनवर्ड कहानी नहीं शुरू करनी। वही गुड सर्विसेज हैं, टोटल 4 साल पे फैली हुई। उन 4 साल पे फैली हुई सर्विसेज में से 2 साल गुजर चुके थे, उसका एक्सपेंस हम बना चुके हुए थे। हम इस वक्त इस लायबिलिटी के सीडी को इक्विटी के सीडी में कन्वर्ट करने लगे हैं, जिसके 2 साल गुजर गए हुए हैं 4 में से, तो इसकी 2/4। देखें कैश से इक्विटी कन्वर्ट हो रही है ना, तो जो टोटल पीरियड था अगर उसमें चेंज नहीं हो रही, तो हमने सिर्फ एक सीडी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट किया है बस, और वैल्यू बदल गई है। बाकी नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पीरियड वही है, एक सीडी दूसरे सीडी में शिफ्ट हुआ है बस। हाँ, अगर ऐसा होता कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और पीरियड भी 4 से 5 कर रहे हैं, तो फिर 2/5 होता फिर भी 2, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें कि आईएस में कि हमने ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, ये रिकॉग्नाइज करना है गुड सर्विसेज जो रिसीव हो चुकी, मतलब 2 साल तो हो गए रिसीव, इसलिए यहां 2 ही आएगा। अगर पीरियड चेंज हो गया होता लेट्स से 5, तो यहां 5 आ जाता, लेकिन यहां 2 ही आएगा। और जिस वजह से आप 1 कह रहे हैं, वो 1 तो तब होता अगर ये सारा कुछ 1 जनवरी 18 पे हो रहा होता, तो ये तो 31 दिसंबर 18 पे हो रहा है, तो 1 किस लिए फिर आप 18 में गिने, तो पहले तो तब गिने अगर 1 जनवरी 18 होता, तो दिसंबर 18 हो रहा है, तो इसलिए सीडी जस्ट शिफ्ट हो रहा है। उसको यहां ओपनिंग में ले आए, चलिए ऐसे कर लें। मैंने सिर्फ यहां पर यह बताना चाहा था कि कैलकुलेशंस हम हमेशा क्यूमुलेटिव करते हैं, इसलिए इसमें सीडी इतना चाहिए, अभी तक कुछ है नहीं, तो एंट्री हमें 66 से करनी है, तो सीडी 66 आएगा। ये बस ये मैंने बनाया है। उसका सीडी यहां बीडी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो भी 2018 का एंड है, ये भी 2018 का ही एंड है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम लोग कैलकुलेशन हमेशा सीडी की करते हैं। अब अभी तक ये अकाउंट खाली था, सीडी इतना चाहिए, तो इतना क्रेडिट करेंगे तो सीडी इतना आएगा ना। मैंने इतने से ये क्रेडिट किया है। अगर मैं यहां 60 लिख देता तो आप एंट्री में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड सिर्फ 6 से क्रेडिट कर जाते, नहीं 66 से करना है। हाँ जी, अब वो जो पेज 11 पे 1/3 पेज पे अंग्रेजी लिखी हुई है, वो फिर से पढ़ के देख लें। जी, मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब ना एक बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है, एक पैराग्राफ आईएएस में लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी बनी हुई है। वो ये कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि जब एम्प्लॉइज को इक्विटी सेटल करने लगे तो एम्प्लॉय के लिए ये एक बेनिफिट है ना, चाहे उसको शेयर्स देने चाहे शेयर ऑप्शंस देने, एम्प्लॉय को ये एक बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं तो उसका टैक्स भी तो काटें और टैक्स काट के हमें जमा करवाएं। तो जब सैलरी दे रहे होते हैं ना, तो कैश दे रहे होते हैं, कैश रोक के गवर्नमेंट को दे देते हैं। हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं 100, तो उसमें से 15 काट के गवर्नमेंट को चला जाता है और बाकी एम्प्लॉय को चला जाता है, कैश ही होता है। लेकिन अब हम एम्प्लॉय को 100 वर्थ के शेयर्स दे रहे हैं, ये 100 ये है। 4 साल पूरा होने के बाद हम 1,32,000 वर्थ के शेयर्स एम्प्लॉय को दे रहे हैं।
तो टैक्स वाले कह रहे हैं कि इनके इस पे टैक्स बनता है, वो काट के हमें जमा करवाएं। और हमने चूंकि गवर्नमेंट को जमा कराना है तो हम कहेंगे अच्छा थोड़े शेयर तुम रख लो, गवर्नमेंट को तो कैश ही देंगे। अब अगर कंपनी, यानी ये जो मैं बताने लगा ना, ये बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है, इसको अलग इफरिक भी बनाया हो सकता था, लेकिन आईएएस में एक पैराग्राफ लिखा हुआ, बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है कि अगर कंपनी को ये जिम्मे हो गवर्नमेंट की तरफ से कि जब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने लगे तो टैक्स काट के हमें कैश जमा कराएं, एंड कंपनी अपने पैसे जो टैक्स के देने हैं वो एम्प्लॉय के बेनिफिट में से कटते हैं ना, तो अब हम एम्प्लॉय को पैसे थोड़ी देने लगे, हम तो शेयर्स देने लगे। पैसे दे रहे होते तो कुछ पैसे काट के गवर्नमेंट को दे देते, तो अब देने वाले शेयर्स में से पैसे कैसे काटें? उस वक्त के शेयर्स वापस ले लेंगे उनसे। हमने एम्प्लॉइज को 100 शेयर्स देने थे, 100 शेयर्स इतनी वैल्यू के हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं। अब जब हमने ये दे देने थे तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट हो जाना था और कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट हो जाना था। गवर्नमेंट ने कहा है कि चूंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट जा रहा है तो इस पर टैक्स काट के हमें जमा कराओ। अब अगर हमने कैश देना होता है ना, तो सैलरी में जैसे होता है कुछ कैश रख के गवर्नमेंट को दे देते, लेकिन हम तो एम्प्लॉय को कैश नहीं दे रहे, हम तो एम्प्लॉय को शेयर देने लगे या शेयर ऑप्शन देने लगे, तो फिर हम उतनी वर्थ के शेयर ऑप्शन रख लेंगे, नहीं देंगे जितनी टैक्स की अमाउंट बनती थी। जितनी टैक्स की अमाउंट बनती थी उतनी वर्थ के शेयर्स हम रोक लेंगे, नहीं देंगे उसको कि हमने टैक्स काट लिया। तो ये इसी पेज पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 जबानी देख लें। 15 है क्या? वो शेयर इशू ही नहीं होंगे, वो हमारे पास ही रह जाएंगे, मतलब शेयर इशू नहीं होंगे, वो हम एम्प्लॉय को देने लगेंगे ना तो उतने शेयर ही इशू नहीं करेंगे। क्या जी? नहीं, हमने 100 शेयर देने थे, उनमें से 10 रोक लेंगे, मतलब इशू ही नहीं होंगे। नहीं, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये इससे हट के टॉपिक है। ये इक्विटी सेटल के लिए बात लिखी हुई है, ये सिर्फ इक्विटी सेटल के लिए कि इक्विटी सेटल होना था, उनको शेयर्स देने थे और टैक्स काटना था, तो शेयर्स में से टैक्स कैसे काटे? थोड़े से शेयर्स फाड़ के दे दें। तो उसके लिए कहा कि जितनी वर्थ का टैक्स बनता है, जितना टैक्स बनता है ना, उतनी वर्थ के शेयर्स रोक लेते हैं, नहीं देते एम्प्लॉय को। तो ये इस पेज पे अंग्रेजी पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 जबानी ही देख लें, यानी सोल्यूशन ही देख लें। विदहोल्डिंग टैक्स हाँ आएगा ना, इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 देख लें। ये भी असल एग्जांपल ही थी, मैंने सिर्फ उसको सवाल की शक्ल दी हुई है, इसीलिए सवाल में ही सब वैल्यूज निकाल के दिखाई नहीं है, 2800 और सब सवाल में निकाला हुआ है। एक्सपेंस है, एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड वाले ना नाम नहीं लेते कि किस नाम से एक्सपेंस बनाना, ये बिजनेस को फैसले करते हैं।
नहीं, गवर्नमेंट वाले कहेंगे कि जब आप इनको शेयर्स देने लगे हैं तब वो उसको बेनिफिट मानेंगे। अगर आपने टैक्स पढ़ा हुआ हो, बेशक उधर कैफ में पढ़ा हो, तो जब एम्प्लॉय को शेयर मिलते हैं तब वो टैक्सेबल चीज है। हम चाहे उसको 4 साल पे डिवाइड करके आ रहे थे, एम्प्लॉय को जब चौथे साल शेयर मिलेंगे तो टैक्स वाले समझेंगे कि ये आपका बेनिफिट है। टैक्स वाले हमारी नियत के ऊपर थोड़ी उसको एम्प्लॉय का बेनिफिट मानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जिस साल में ये वाकई उसको इशू होंगे उस साल टैक्स वाले उस पर टैक्स लगाएंगे और तभी वो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स भी हमें काटने को कहेंगे। एक है टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट होना, करंट डेफर्ड, ये और चीज है। जब मैं IAS 12 पढ़ाऊंगा तो उसमें IFRS 2 दोबारा डिस्कस करेंगे, इस पे डेफर्ड टैक्स आता है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये करंट और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है। अभी इस वक्त बात हो रही है विथहोल्डिंग टैक्स, जो हमने एम्प्लॉय का टैक्स जो उसने गवर्नमेंट को देना था, हमारा टैक्स नहीं। वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो हमारा टैक्स एक्सपेंस होता है। देखिए, हमने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो हमारे लिए एक अलाउएबल डिडक्शन है। हमारी बुक्स में उस पर करंट या डेफर्ड टैक्स बनना है, वो और चीज है। ये है जो एम्प्लॉय पे टैक्स लगना था, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके बिहाफ पे हमें आप अपनी जेब से पैसे दें। ये विथहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है, हमारा टैक्स एक्सपेंस नहीं है। ये जो एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के जमा कराना होता है ना, वो है। हाँ जी, चलो जी, लास्ट हिस्सा IAS का। हाँ जी, ये जो हम कैश दे रहे होंगे, ये हम एम्प्लॉय के बिहाफ पे दे रहे हैं ना, और इसीलिए हम लोग जो कैश जेब से निकाल रहे हैं वो एम्प्लॉय की आसानी कर रहे हैं और बदले में उसके कुछ शेयर्स हम कम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले कल पढ़ा था ना कि एम्प्लॉय को जो शेयर देने थे वो ना दें, कैंसिल करके सेटल कर दें, तो कैश जा रहा होगा। ये वो बात लिखी हुई है, दोबारा सुने। हमने एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। ये ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं मैं, इस हेडिंग में लिखा हुआ पॉइंट 2 समझा रहा हूं। हमने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कैश गवर्नमेंट को देना है। हमारी नजर से ये ऐसे ही है कि हम ये कैश गवर्नमेंट को दें या एम्प्लॉय को दें कि जाओ गवर्नमेंट को दे आओ। हमारे पास से तो कैश जा रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जाओ यार गवर्नमेंट को दे आओ। तो एम्प्लॉय को कैश दे रहे हैं और बदले में उसको जितने शेयर्स देने थे वो कम कर रहे हैं ना। तो ये कल जैसी चीज हो गई कि कैंसिलेशन और सेटलमेंट। तो ये बात लिखी हुई है कि जो केस 3A में पढ़ाया था ना, ये उस तरह से डील होगा। इसीलिए ये बात जो आपको क्वेश्चन पढ़ने को कहा है, उसमें जब ये हमने टैक्स काटा तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट किया हुआ। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15। ओके, चलें IAS का लास्ट पोर्शन। इक्विटी सेटल था जिसमें इक्विटी सेटल होगी, कैश सेटल था जिसमें कैश देंगे। लास्ट चीज है कि हम एम्प्लॉइज या जिनसे गुड सर्विसेज खरीद रहे हैं उनको ऑप्शंस दे देंगे, यानी चाहे तो कैश सेटल करा लें, चाहे इक्विटी सेटल करा लें। इसमें आगे फिर 2 हिस्से हैं। ये ऑप्शन किसके पास है? अगर दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है तो अलग हैंडल होगा, और अगर हमारा मूड पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मूड होगा वो करेंगे, तो ये अलग सिनेरियो है। तो लास्ट क्वेश्चन IAS का ये है कि हम एम्प्लॉइज या जिनसे गुड सर्विसेज खरीद रहे हैं उनके साथ हम इक्विटी सेटल्ड और कैश, इसको कहते हैं इक्विटी सेटल्ड विद कैश अल्टरनेटिव, कि इक्विटी सेटल भी हो सकता है या उसके बदले कैश सेटल भी हो सकता है। ये पोर्शन पढ़ रहे हैं हम लास्ट। इसके 2 हिस्से हैं, या तो ये फैसला कि कैश लेना है या शेयर्स लेने हैं, ये दूसरी पार्टी का होगा,
इसको मैंने केस 1 कह दिया और हमारा फैसला होगा, नहीं केस 1 नहीं सॉरी, इसको मैंने एक शेडेड हेडिंग दे दी, काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट, और अगले पेज के मिड में तकरीबन एंटिटी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट। तो ये 2 सिनेरियो बना दिए मैंने। उनमें आगे फिर 2 सिनेरियो बनाने थे तो मैंने इसलिए एक शेडेड हेडिंग के साथ 2 से कर दिया और आगे फिर केस 1 केस 2 अलग अलग बनाए। कहां हूं मैं, क्या बात हो रही है? पेज 11 के एंड पे, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद कैश अल्टरनेटिव। इसका मतलब है कि कैश भी सेटल हो सकता है और इक्विटी सेटल भी हो सकती है। इसके 2 हिस्से हैं। वो जो 2 हिस्से हैं मैंने वो कोई पॉइंट नहीं दिए, हेडिंग देके शेड कर दिया। एक शेडेड हेडिंग हो गई दूसरी पार्टी के पास राइट है, और अगले पेज के मिड में दूसरी शेडेड हेडिंग हो गई कि एंटिटी के पास राइट है। अगर एंटिटी के पास राइट है अच्छा, आपसे पूछ लेता हूं, ये रिकॉर्डिंग वालों को तो मसला नहीं है, आपसे पूछता हूं, ये और इसका एक एग्जाम क्वेश्चन, एंटिटी के पास चॉइस है और काउंटर पार्टी के पास चॉइस है, इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक एग्जाम क्वेश्चन। तो मेरा ख्याल है कि पौना घंटा लगेगा और फिर मैं चाह रहा हूं कि आधा को घंटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शुरू कर दूं। तो अब आप बताएं कि अभी ब्रेक करूं या ये पौना घंटा कम से कम लगा के फिर ब्रेक करूं? है अभी कर दूं, वेरी गुड। और लेक्चर 23 ठीक है, 23 चल रहा है, ठीक है ब्रेक करते हैं। चलिए पहले ना आसान पोर्शन बताता हूं, बल्कि आसान क्या दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन निस्बतन आसान बताता हूं। पहले पेज 12 पे आए, पेज 12 पे, यानी पहले दूसरा हिस्सा बता रहा हूं कि अगर हमारी मर्जी है तो हमने फैसला करना है, कल को जो मूड हुआ वो देख लेंगे, या तो इक्विटी सेटल करेंगे या कैश सेटल, कल सोचेंगे हम, लेकिन हक हमारे पास है। तो अगर हक हमारे पास है तो इसमें केस 1, ये मैं पेज 12 पे हूं, केस 1 की हेडिंग पे बाद में आते हैं, पहले इस हेडिंग के अंदर लिखा हुआ पॉइंट 1 बताता हूं। अगर हमें किसी भी वजह से मजीद शेयर इशू करने में रुकावट है, लीगली हो सकता है कोई पहले शेयर इशू ज्यादा हो चुके हैं, वो खास अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी लीगली हालात नहीं है कि हम शेयर इशू कर पाए, या फिर हमारी पास प्रैक्टिस ये है कि इस तरह की जब भी ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी हम कैश ही दिया करते थे, या फिर जनरली कैश ही दिया करते हैं, तो ये कुछ निशानियां हैं। इनसे क्या उम्मीद लग जाएगी कि अब की बार भी हम कैश ही सेटल करेंगे। तो बेशक इस ट्रांजैक्शन में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम पहले भी कैश ही देते आए हैं, तो अब भी उम्मीद है कि हम कैश ही देंगे, तो इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कैश सेटल्ड के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे। यही केस 1 की हेडिंग है और उसके अंदर लिखे हुए पॉइंट 1 2 पढ़ लें। बेशक अल्टरनेटिव वाली ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस चली आ रही है कि हम कैश ही दिया करते हैं, या फिर हमने शेयर इशू करना ही नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हमने कैश देना है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को कैश सेटल की तरह काउंट फॉर करेंगे। हो सकता है ऐसा कि बाद में ऑथराइज तक पहले हम पहुंच गए हुए हैं और ऑथराइज बढ़वाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो फिर अभी हम फिलहाल नहीं कर सकते शेयर इशू। हाँ जी, केस 1 ओके। केस 2, ये मैं आपको ना वैल्यू से समझाता हूं। केस 2 ये है कि अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 है, अगर केस 1 नहीं है तो हम इसको इक्विटी सेटल्ड समझेंगे। और वैल्यू से मिसाल समझा रहा हूं, 3 साल का पीरियड था और हम पूरे 3 साल वही इक्विटी सेटल्ड वाली अकाउंटिंग करते आए, नंबर ऑफ पर्संस और 1/3 और 2/3 और 3/3, और रुपीस क्या ले रहे थे, इक्विटी सेटल की अकाउंटिंग करते आए हम। रुपीस किस दिन वाले ले रहे थे, ग्रांट डेट वाली फेयर वैल्यू, ये हम करते आए। और यहां पर खड़े होके हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड में बैलेंस आ रहा है 50,000। ये 3 साल गुजरने के बाद की सिचुएशन है, यानी हम हर साल एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट करते आए। 3 साल गुजरने के बाद यानी सेटलमेंट टाइम, अब ये सिचुएशन हम यहां खड़े हैं, 3 साल का है वो काउंटिंग। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम वाकई इक्विटी सेटल ही कर लेंगे या फिर कैश सेटल कर लेंगे। अगर इक्विटी सेटल किया वाकई,
यानी अब हमारे पास सेटलमेंट के दो ही बातें हो सकती हैं, या हम इक्विटी सेटल कर रहे होंगे, कैश सेटल कर रहे होंगे। अगर हम कैश सेटल कर रहे हुए तो अगर कैश सेटल कर रहे हुए तो क्या काउंटिंग करेंगे? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट करके कैश सेटल कर लेंगे। और ये वही जो पहले कैंसिलेशन में भी था कि जितना पैसा दे रहे हैं अगर वो इक्विटी की औकात से ज्यादा है तो P&L में जा रहा था। तो कैश सेटल हुआ तो इक्विटी डेबिट और P&L डेबिट और कैश क्रेडिट। या फिर हम क्या कर रहे होंगे? इक्विटी सेटल कर रहे होंगे। तो अगर इक्विटी सेटल कर रहे होंगे तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट 50,000 और कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। कैश सेटल हो रहा होगा या इक्विटी सेटल हो रहा होगा? कैश सेटल हो रहा होगा तो ये कर रहे होंगे, इक्विटी सेटल हो रहा होगा तो ये कर रहे होंगे। लेकिन अगर और ये में 50,000, 55,000 और 5,000 हमने इनमें से जो भी एक्शन लिया हमने, अगर तो वैसे ही लिया, यानी हमारा तब जाके हालात के हिसाब से मूड हुआ कि कैश सेटल करेंगे तो कैश सेटल कर दिया, या हालात के हिसाब से फैसला हुआ कि इक्विटी सेटल करेंगे तो इक्विटी सेटल कर दिया। अगर तो हमने वैसे ही हालात के मुताबिक फैसला लिया तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा। लेकिन अगर हमने उस वक्त इंटेंशनली वो एक्शन लिया जो एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट दे रहा था, अगर हमने एंड पे जाके एम्प्लॉय का फायदा सोचा, दोबारा अगर हमने एंड पे अपने हिसाब से फैसला किया ना, क्योंकि चॉइस हमारे पास है, तो जो हम एक्शन लेंगे वो वाली काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉय का फायदा सोच के फैसला किया, यानी दोनों में से एम्प्लॉय को ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, तो वो हम एंड पे जाके एम्प्लॉय का एक एक्स्ट्रा फायदा सोच रहे होंगे ना। तो जो हम एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा फायदा सोच रहे होंगे, कैसे निकलेगा एक्स्ट्रा फायदा? जो उस वक्त दोनों की वर्थ का फर्क होगा। बुक वैल्यू नहीं कह रहा। उस वक्त अगर एम्प्लॉय को शेयर्स दिए वो 1 लाख वर्थ के थे, कैश दिया वो 90,000 वर्थ का था, और हमने फैसला किया कि चलो शेयर्स दे देते हैं। इससे कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ये तो ग्रांट डेट वाली फिगर की काउंटिंग चल रही है। हमने उस वक्त फैसला अगर अपने हिसाब से सोच के किया तो जो फैसला किया होगा वो काउंटिंग है। लेकिन अगर उस वक्त हमने फैसला एम्प्लॉय का सोच के किया और वो एक्शन लिया जो एम्प्लॉय को ज्यादा फायदा देने वाला था, तो हम तब उस ज्यादा फायदे को एक्सपेंस बना देंगे। जैसे उस वक्त अगर एम्प्लॉय को कैश देते, अच्छा चलो ये फिगर मैंने सामने लिखी हुई है, तो वो 55,000 देते, और अगर शेयर्स देते तो वो 52,000 के होते, तो हम फिर एम्प्लॉय को कैश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको 3,000 ज्यादा का फायदा मिल रहा है ना। तो ये काम करेंगे बाद में, उससे पहले एक काम ये करेंगे कि 3,000 का एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, यानी जो डिफरेंस है वो हम ये काम करने से पहले एक एक्सपेंस की एंट्री कर देंगे। उसके बाद ये 53,000 तक पहुंच जाएगा। अब 53,000 के साथ फिर हम ये काउंटिंग करेंगे। फिर सुन लें, हमने अगर अपनी मर्जी चलानी है और एंड पे वाकई ही अपनी मर्जी चलाई तो इनमें से जो भी एक्शन लेंगे वो अकॉर्डिंगली काउंट फॉर हो जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त हमने एम्प्लॉय को जो ज्यादा फायदा हो रहा है उसको चूज किया, तो जो एम्प्लॉय को उस वक्त ज्यादा फायदा हो रहा होगा, यानी दोनों ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शंस? कैश और इक्विटी, उनकी उस वक्त की वर्थ में जो फर्क होगा उसको हम एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। पहले वो एक्सपेंस और रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर ये अकाउंटिंग होगी। ये पेज 12 के आखिर में केस 2 पढ़ लें, सारा केस 2 पढ़ लें। एक मिनट जी, केस 2। अच्छा, दिसंबर 23 पे आ जाए। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें दिसंबर 23 नहीं था, नई बुक है तो उसमें ICAP वाले पास पेपर्स में सबसे आखिरी है। नई बुक में पास पेपर वाले पोर्शन में आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ ले, मैं करता हूं। ये इक्विटी डेबिट कैश क्रेडिट, ये पीछे कैंसिलेशन में भी यही बात हो रही थी, रीपर्चेज ऑफ इक्विटी ही लिखा हुआ था। दिसंबर 23, जिन्होंने पास पेपर्स में देखना है तो दिसंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 था। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, ये सिर्फ इतना छोटा सा सवाल 25 नंबर का नहीं था, ये पूरा सवाल है, सिर्फ उसका एक पोर्शन मैंने चैप्टर में डाला हुआ है, बाकी अलग अलग चैप्टर्स में होंगे। हाँ जी, इसमें कैसे पता ये वाला सिनेरियो है जो भी पढ़ाया है। LL granted share based compensation on the condition that they will remain इतना, employees would be entitled to either 30,000 shares or cash equal to। तो ये अल्टरनेटिव वाला सवाल हो गया, और एंटिटी हैज एन ऑप्शन या दूसरी पार्टी हैज एन ऑप्शन? एंटिटी हैज एन ऑप्शन। एट ग्रांटेड LL किधर गया? LL will decide the mode of settlement। तो हमने फैसला करना। और ये कैसे पता केस 1 है कि केस 2 है? एट द ग्रांट डेट LL हैड नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू सेटल इन कैश, इसका मतलब केस 2 है। तो हम इसकी अकाउंटिंग इक्विटी सेटल चलाएंगे और फिर एंड पे देखेंगे कि सेटलमेंट हुई तो क्या हुआ। सवाल पूछा हुआ है 2022 का और 2021 कंपैरेटिव भी पूछी हुई हैं। तो 1 जनवरी 20 यानी 2020 पूरा, 21 पूरा और 22 पूरा, और 3 ही साल थे, तो इसी वजह से 22 के एंड पे सेटलमेंट हो गई। और कैसे हुई सेटलमेंट? ऑन 31 दिसंबर 22 फाइनली क्या किया इसने? शेयर अल्टरनेटिव को चूज किया। तो पहले तो 3 साल की अकाउंटिंग चलेगी ना। SOFP SOCI के एक्सेट्स हैं, वो तो 4 लाइनों में आ जाएंगे। वर्किंग पहले तो हमें 3 साल की वो इक्विटी वाली अकाउंटिंग चलानी पड़ेगी। 2020 CD 2020 के एंड पे खड़े होके 31 दिसंबर 20 के एंड पे खड़े हैं। टोटल 40 में से 2 छोड़ गए और बाकी 7 और छोड़ जाएंगे, यानी 31। हर बंदे को 30,000 या 80,000? 30,000, क्योंकि हम इस पूरे को इक्विटी सेटल्ड वाली चीज चला रहे हैं, कैश वाला इग्नोर कर रहे हैं। तो 30,000 और रुपीस कौन से वाले? ग्रांट डेट वाले, जो कि कितने हैं? 100। 1 जनवरी 20 ग्रांट डेट है, 1 जनवरी 20, तो 100। और कितने साल हैं? 1/3 जी, 31 मिलियन। और यही एक्सपेंस। 2021 ये आ गया BD CD। 2021 के एंड पे खड़े होके 40 में से 6 गए। अच्छा, 21 में 6 मजीद गए या 20 वाले 2 मिला के? कैसे पता मिला के? टिल डेट लिखा हुआ है। तो 21 में 2 पहले, 4 और, तो 6 चले गए हुए और 5 की उम्मीद है छोड़ जाएंगे। तो 29 इंटू 30,000 इंटू वही 100 इंटू 2/3 जी, 58 पॉइंट बस। तो एक्सपेंस बन गया 20। में फाइनली सेटल होने लगा ये, तो सेटलमेंट कह दें या CD कह लें, मकसद तो क्लोजिंग निकालना है। तो अब 2022 जो कि तीसरे साल का एंड है, असल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए सामने। कितने जी? कितने छोड़ गए? 9। तो 31 इंटू 30,000 इंटू वही 100 इंटू 3/3 जी, 93। तो एक्सपेंस में आ जाएगा BD 58, तो एक्सपेंस में आ जाएगा जी 35। ये 3 साल इक्विटी सेटल वाली अकाउंटिंग चली। अब फाइनली सेटलमेंट डेट पे क्या होने लगा? शेयर इशू होने लगे। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने यह फैसला क्यों किया। एम्प्लॉय का तो नहीं फायदा सोचा कहीं, ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें? उस वक्त दोनों की फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी। तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला अल्टरनेटिव 31 लोग 30,000 उस वक्त, तो 100 रुपए नहीं लेंगे, 178
जी 16 डबल इतनी सारी 165.54 और फेयर वैल्यू अगर उस वक्त कैश मिलता तो कितना 31 लोग इंटू 80,000 इंटू कितना कैश देते हैं उनको 78 कैसे 78 क्या लिखी हुई अंग्रेजी 80,000 शेयर्स की वैल्यू में जो इंक्रीज आएगा यानी 100 से 178 जा गए 100 से 178 तो कितना कैश देते 194 तो इसका मतलब है हमने ज्यादा बेनिफिशियल वाली बात नहीं चुनी अगर होता 153 आ रहा होता अगर तो फिर हमने ज्यादा बेनिफिशियल वाली बात चुनी होती फिर हम लोग इसका डिफरेंस 12.1 हम एक और एंट्री करते यानी 12.1 एक और एक्सपेंस बना के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड और क्रेडिट करते और अब 93 से बढ़ा के इसको 105.1 तक ले जाते फिर सेटलमेंट करते तो चूंकि ये फेयर वैल्यू कैश वाली ज्यादा आ रही है तो हमें कोई की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन पता नहीं पूरे क्वेश्चन के 25 नंबर थे इसमें और मल्टीपल आईएएस थे ना कुछ 4 पॉइंट थे अब मुझे याद नहीं क्या क्या था वो मैंने अलग चैप्टर्स में तोड़ के डाल दिए हुए दिसंबर 23 जून 23 जून 22 सब तो किए 6-7 किसी भी आईएएस है ना खासतौर पर अगर वो मल्टीपल आईएएस में आ रहा है 6-7 नंबर का आता है और लास्ट टाइम ये IFRS 2 कंसोलिडेशन में मिक्स हुआ तो ये इंपॉर्टेंट आईएएस में से है तभी प्रैक्टिस भी कराई है इतनी सारी हाँ जी अच्छा अब चूंकि फाइनली वो इक्विटी ही सेटल हो रहा है तो एंट्री तो नहीं पूछी मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए एंट्री कर देता हूं सेटलमेंट पे फिर एंट्री क्या हो जाएगी ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 93 से डेबिट होकर खत्म हो जाएगा और फेस वैल्यू बताइए शेयर्स की सवाल में कहीं नहीं तो फिर जब बताई नहीं तो फिर हम कह देते हैं कैपिटल स्लैश 93 कैपिटल प्रीमियम मिला के ये क्रेडिट अब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी बनाते हैं और कंपैरेटिव भी तो एसओसीआई बताएं क्या आएगा एसओसीआई 22 में इतना और कंपैरेटिव 21 में 27 एसओएफपी में क्या आएगा 22 में कैपिटल प्रीमियम 53 और 21 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 58 ये दिसंबर 23 था ये होगी ना ये कर तो दी वर्किंग ये सारी वर्किंग ही है ये नहीं करनी है ना हमें बताना पड़ेगा ना कि एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं ये दिखाना पड़ेगा हाँ जी डन चले पेज 11 पे आए अगर एंटिटी के पास नहीं दूसरी पार्टी के पास राइट है तो हम तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे हमें तो कल ही पता चलेगा कि वो इक्विटी पसंद करेगा या कैश तो हम तो दोनों में कंफ्यूज रहेंगे तो इसके लिए आईएएस कह रहा है कि आप फिर ऐसा करें कि दोनों ही रिकॉर्ड कर लें कैश सेटल भी कर लें इक्विटी सेटल भी कर लें और इन फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करें उसके 2 केसेस हैं एक पेज पे एक है दूसरे पेज पे दूसरा है अगर पढ़ के समझ आता है तो ठीक है नहीं तो मैं सवाल से तो सिखाई देता हूं पेज 11 में देखें केस 1 केस 2 पहले दिन करनी है ये कैलकुलेशन पहले दिन इनिशियली
केस 1 ये है कि जो गुड सर्विसेज ले रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू पता है, तो गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू ली, उसमें से लायबिलिटी पोर्शन की फेयर वैल्यू माइनस की, आपको गिवन होगी जैसे अब तक गिवन होती है, और जो डिफरेंस है उसको इक्विटी पोर्शन ले लेंगे। और अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता तो अगले पेज के टॉप पे इक्विटी मानते हुए फेयर वैल्यू उसको टोटल लेंगे और कैश की फेयर वैल्यू माइनस करेंगे तो इक्विटी पोर्शन आएगा। और ये मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया तो सवालों से बताता हूं। पहले करते हैं केस 1। इसके लिए आप खोलिए जून 18 पांच पेपर्स में जून 18। छोटा सा सवाल है, डिस्कस करने को कहा है लेकिन मैं आपको प्रोसीजर सिखाने के लिए एंट्री की शक्ल बता देता हूं। पढ़ ले। 1 अक्टूबर 2017। मैंने पढ़ लिया। 1 अक्टूबर को हमने एक लैंड खरीदी है और लैंड की फेयर वैल्यू पता है, और एग्रीमेंट के तहत सीएल के पास, हम सीएल नहीं है, दूसरी पार्टी सीएल है, सीएल के पास हक है कि वो चाहे तो 30 अप्रैल को शेयर्स ले ले और चाहे तो 30 अप्रैल को चाहे तो 75,000 शेयर्स ले ले, या फिर 28 फरवरी को चाहे तो 70,000 शेयर्स के बराबर कैश ले ले। अच्छा, ये जब भी कैश फौरन मिल रहा होता है ना, वो कम ही होता है, तभी कैश सेल क्रेडिट सेल से सस्ती होती है। तो देखें, कैश देना है उसको तो 70,000 के बराबर मिलेगा, चांस लेना तो ले लो, 75,000 शेयर ले लो हमसे, तो कैश फौरन हमेशा कम ही हुआ करता है क्योंकि हार्ड कैश फौरन मिल रहा होता है। तो 75,000 शेयर ले ले या फिर 70,000 शेयर के बराबर कैश ले ले, और ऑप्शन चूंकि दूसरी पार्टी के पास है तो हमें इस ट्रांजेक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जून 18 करना तो डिस्कस है लेकिन मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं। तो 1 अक्टूबर 17 वाले दिन हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है? 230 मिलियन। और अगर हम कैश अल्टरनेटिव को सोचें, इग्नोर शेयर ऑप्शन, कैश अल्टरनेटिव सोचें तो फेयर वैल्यू ऑफ कैश अल्टरनेटिव कितना है? कब कर रहे हैं कैलकुलेशन? 1 अक्टूबर को। तो उसको हम देंगे 70,000 शेयर्स के बराबर कैश। किस दिन हो रही है कैलकुलेशन? 1 अक्टूबर। तो अगर 1 अक्टूबर को ही पैसे दे देते तो कितने देते? 3,000 पर शेयर जी, 210 ये इक्विटी पोर्शन है। ये केस 1 था कि जो गुड सर्विसेज हम ले रहे हैं अगर उनकी फेयर वैल्यू पता है तो उसमें से कैश अल्टरनेटिव की फिगर निकाल के माइनस करें तो जो पीछे बचेगा वो इक्विटी पोर्शन। अब ये हमने इनिशियली तोड़ लिया। अब हमने करना यह है कि सब्सिक्वेंटली इस पे वो अकाउंटिंग चलानी है जो इक्विटी में सीखी है और इस पे वो अकाउंटिंग चलानी है जो लायबिलिटी में सीखी है। ये ओवर द पीरियड है या फौरन है? फौरन है, लैंड ले ली है। तो 1 अक्टूबर को ही लैंड डेबिट 230, लायबिलिटी कैश नहीं दिया अभी, लायबिलिटी पोर्शन क्रेडिट 210 और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 20। उसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो कैश वाला पोर्शन यानी लायबिलिटी कंपोनेंट अपडेट होगा, और अपडेट होकर 3,000 से कहां तक पहुंचाना है उसको? 100 से गिरा लेना है। तो लायबिलिटी डेबिट और P&L क्रेडिट 70,000 इंटू 100 रुपए, नहीं 100 से गिराना है जी, 70 के 7 अगर एंट्रीज मांगी होती तो ये एंट्रीज है। और कहां क्या है रिक्वायरमेंट में?
डिस्कस। तो ये जो एंट्रीज मैंने करके बताई ना, ये हम सिर्फ अंग्रेजी में लिख रहे होंगे कि इनिशियली हम लोग लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट तोड़ेंगे और वो एज फॉलोज तोड़ेंगे, ये तोड़ के दिखा दिया। फिर लैंड फॉरन रिकॉग्नाइज हो जाएगी, इक्विटी कंपोनेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन लायबिलिटी कंपोनेंट ईयर एंड पे 2900 पे अपडेट होगी और 7 मिलियन का एक गेन रिकॉर्ड होगा। तो ये सब इंग्लिश में बता दिया तो डिस्कस बन गया। हाँ जी, जून 18। हाँ जी, जून 18। इक्विटी कंपोनेंट देखें, अभी इस सवाल में ये फॉरेन एंट्री करने वाला था ओवर द पीरियड, फॉरेन, तो इसलिए फॉरेन के फॉरेन जो 20 मिलियन क्रेडिट हो गया और इसने अपडेट नहीं होना होता, लायबिलिटी कंपोनेंट ने अपडेट होना होता। और अगर ये ओवर द पीरियड फैलाने वाला होता तो वो अगला साल देखते हैं। हाँ जी, जून 18। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 केस 2 कराता हूं। तो फिर हम 30 अप्रैल तक अगर ले जाना होता तो 30 अप्रैल पे जाके इसको फिर अपडेट करते और फिर वो सवाल वाला बताता कि फाइनली सीएल ने क्या फैसला किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 पढ़ लें तो मैं इससे ना केस 2 समझाने लगा हूं। जी हाँ जी, अभी आ गई एम्प्लॉय की सर्विस। तो फॉरेन एंट्री होनी है या ओवर द पीरियड? ओवर द पीरियड। कैसे पता कि ये केस 1 है कि केस 2 है? क्योंकि एक तो ये कि एम्प्लॉय के पास राइट है, अब उसमें केस 1 केस 2 बनाया हुआ है ना मैंने, तो कैसे पता कि केस 2 है? एम्प्लॉय की सर्विसेज की फेयर वैल्यू थोड़ी पता होती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन 16। एंट्री नहीं, पहले हमें पहले दिन यानी ग्रांट डेट पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये एंट्री की अमाउंट नहीं निकल रही है अभी हम सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के 2 टुकड़े करने लगे ताकि अकॉर्डिंगली काउंटिंग चलाएं। अब हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस जो निकालेंगे
पिछले सवाल में टोटल वैल्यू ऑफ लैंड से शुरू करके मैंने कैश माइनस करके बाकी को इक्विटी कहा था, अब भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस। लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए कैलकुलेशन का तरीका है कि आप कैश वाली अल्टरनेटिव को इग्नोर करें, सिर्फ इक्विटी वाला अल्टरनेटिव सोचें। तो इक्विटी वाला अल्टरनेटिव क्या है? सवाल में इक्विटी वाला अल्टरनेटिव क्या है जी? अच्छा, ये जो फैंटम शेयर्स लिखा हुआ है ना, ये वही शेयर एप्रिसिएशन राइट जैसी चीज है, वो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है, दैट इज राइट टू अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स। अच्छा, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे निकालूं? कैश अल्टरनेटिव इग्नोर करके सिर्फ इक्विटी अल्टरनेटिव सोचें, वो कितना है? 1200 शेयर्स। तो और लोग कितने हैं? एक ही है, एन एम्प्लॉय। तो 1200 शेयर्स उस वक्त किस वक्त? ग्रांट डेट पे क्या वर्थ है इन 1200 शेयर्स की? जी 50 पर शेयर, तो 1200 इंटू 50 जी कितना? 60,000। पिछले सवाल में लैंड की फेयर वैल्यू पता थी, वो लिखी, यानी चाहे केस 1 है चाहे केस 2 है, इक्विटी पोर्शन बैलेंसिंग ही निकलना है। अगर लैंड की गुड्स की फेयर वैल्यू पता है तो वो ये है, और अगर नहीं पता जैसे एम्प्लॉई, तो फिर इसकी फिगर निकालने का तरीका है कि कैश अल्टरनेटिव इग्नोर करके सिर्फ इक्विटी वाले अल्टरनेटिव को देखें कि वो कितनी वर्थ का होता, वो इतने का होता। इसमें से कैश वाली फिगर माइनस कर दें। कैश अल्टरनेटिव क्या है? 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 50। अब ये जो डिफरेंस है ये है इक्विटी कंपोनेंट। अभी मैंने ये एंट्री की अमाउंट नहीं निकाली, पिछले सवाल में एंट्री चूंकि फौरन करनी थी। क्यों फौरन करनी थी? कैश नहीं था, क्योंकि लैंड मिल रही थी, इसलिए पहले ही दिन मैंने इन अमाउंट की एंट्री कर दी थी। लेकिन अब एम्प्लॉय की सर्विस है, एम्प्लॉय की सर्विस में हम एंट्री कब करते हैं? ईयर एंड पे जाके। पहली एंट्री भी तो ईयर एंड पे करते हैं ना, तो अब भी ईयर एंड पे ही कर लेंगे। अभी मकसद था सिर्फ इन दो पोर्शंस को तोड़ना, तोड़ लिया। अब ईयर 1 पे आके एंट्रीज करनी है, तो इसके साथ ऑनवर्ड अब वो कैश सेटल वाला सलूक होगा, इसके साथ इक्विटी सेटल वाला सलूक होगा। क्या ईयर मेंशन किया हुआ या ईयर 1 2 3 है? बस ईयर 1 पे आते हैं। इसके साथ क्या सलूक करना है? एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, कितना? 10,000 इंटू इक्विटी, वही ग्रांट डेट वाली वैल्यू 30, ये इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड दो टुकड़े तोड़े। इक्विटी सेटल के लिए अलग अपनी अकाउंटिंग चलेगी, कैश सेटल के लिए अलग अपनी अकाउंटिंग चलेगी। तो कैश सेटल के लिए अकाउंटिंग का तरीका ये होता है कि ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू निकाल लें। ऐसा कर सकते हैं कि पहले दिन भी एंट्री कर लेते, ईयर एंड पे अपडेट कर लेते, लेकिन उस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम कर ही ईयर एंड पे लेते हैं। तो लायबिलिटी ईयर 1 के एंड पे जी, सीडी जी जी, ईयर एंड पे लायबिलिटी पोर्शन, ईयर एंड पे लायबिलिटी पोर्शन। एक 1000 शेयर्स के बराबर कैश, जो कि अब इतना हो चुका है 1/3। हाँ जी है 17, ये एक्सपेंस आ गया 17,333। ईयर 2 सिर्फ ईयर 1 पूछा मैंने, है सारे पूछे मैं। 17,333 जी, सीडी 1000 शेयर्स की अब कितनी कैश वर्थ बन चुकी? 55 इंटू 2/3, 3 6 6 6 6 के 7, तो एक्सपेंस बन गया 19। और फाइनली ईयर 3 के एंड पे सेटलमेंट भी होने लगी है, तो हमने इसको अपडेट कर लिया। अब 1000 शेयर्स के बराबर कितने पैसे? 60, 3/3 60,000, BD 36667, एक्सपेंस 23,333, 17,333। ईयर 2 इक्विटी ने अपडेट तो होना नहीं है, बंदा भी एक ही है, तो इक्विटी में तो यही होता रहेगा।
19,334। यहां तक पहुंचे, फिर मैं फाइनली सेटलमेंट के ऊपर हाँ जी, हाँ जी, अब हो गई फाइनली सेटलमेंट। 3 साल थे, 4 साल थे, हाँ ठीक है। अब फाइनली सेटलमेंट हो रही है और रिक्वायरमेंट ये है कि कैश चुनता है वो, यानी उसने कैश चुन लिया तो लाइबिलिटी बना के रखी हुई थी कितनी, 60,000। कैश कितना ले जाएगा वो, 60,000। इसी पे तो अपडेट किया था उसको भी, मामला खत्म। और वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड संभाल के रखा हुआ वो अब हमारे काम का नहीं रहा, उसको रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं। ये है अगर उसने कैश वाला रास्ता लिया तो। ये सिनेरियो 1। लायबिलिटी अपडेट करते करते हम 60 तक पहुंचा चुके थे और यही अमाउंट है जो पे करने लगे, तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 10,000 बन चुका हुआ है वो रिटेन अर्निंग में फेंक दिया। लेकिन अगर उसने चुने शेयर्स तो फिर लायबिलिटी खत्म, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड खत्म, कितने शेयर्स उसको दे देंगे हम, 1200 की फेस वैल्यू है 10, तो बाकी चला जाएगा प्रीमियम में। अगर सिनेरियो 1 हुआ तो ये, और सिनेरियो 2 हुआ तो ये। जी
अरे हाँ यार, ये तो वैल्यू बताई नहीं किसी ने पहले। ओहो, मैं भी पूछने लग जाता हूँ वैल्यूज। 50 रुपए नहीं है ना भाई, 48 है सवाल के अंदर। अभी इस वक्त मैंने कहा था कि अगर हम सिर्फ इक्विटी ऑप्शन पे जाएं, ये वैल्यू कैसे निकालने को कहा था, ये वैल्यू कैसे निकालनी थी। कैश अल्टरनेटिव को इग्नोर करें, अगर सिर्फ इक्विटी अल्टरनेटिव को देखें तो 1200 शेयर्स, और ये 50 और 48 में फर्क ये है कि है तो वैसे शेयर 50 रुपए का, और पर्ची की फेयर वैल्यू क्या लिया करते हैं हम, जिस चीज की पर्ची है उसकी फेयर वैल्यू। लेकिन अब आपको उन्होंने पर्ची की फेयर वैल्यू दे तो दी है 48, ये 50 से फर्क क्यों है? क्योंकि ये तो हमने वैसे काम चलाऊ तरीका लिया था कि पर्ची की फेयर वैल्यू नहीं दी तो कितनी होगी, जिस चीज की पर्ची है वही फेयर वैल्यू होगी, वरना असल में पर्ची की फेयर वैल्यू निकलती है। तो अब आपको पर्ची की फेयर वैल्यू दी हुई है 48, तो ये 48 से करना था। ये फिगर्स आगे 48 के हिसाब से एडजस्ट होंगी। ये क्या बनेगा 57 76। तो ये जो यहां 10 के साथ किया हुआ है ये 76 है, और ये फिगर्स बस चेंज हो जाएंगी। लायबिलिटी ऐसी रहेगी, सिर्फ इक्विटी वाली एंट्रीज बदल जाएंगी। क्या चीज? शेयर अल्टरनेटिव का मतलब है, कैश अल्टरनेटिव का मतलब है कि शेयर वाले को छोड़ें कैश को कंसीडर करें। शेयर अल्टरनेटिव का मतलब है कि कैश वाले को छोड़ के सिर्फ शेयर वाला सोचें। तो जो शेयर वाली पर्ची, हमने तो पर्ची की फेयर वैल्यू लेनी होती है, तो वो दी हुई है 48। ले जी, IFRS 8 खत्म, IFRS 2 खत्म। चले फिर संडे को शुरू करता हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।